ये वीडियो केवल और केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। सभी पात्र काल्पनिक हैं। वास्तविक व्यक्तियों, जीवित या मृत या वास्तविक घटनाओं से कोई समानता विशुद्ध रूप से संयोग है। किसी भी व्यक्ति, धर्म या जाति को ठेस पहुंचाने की मंशा नहीं है। सदाबहार कहानी सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। मैं इस इलाके में बहुत दिन बाद आई थी। मेरे बाप दादाओं का बहुत पुराना गांव था और यहाँ पर मेरे ताऊ और ताई रहते थे। सब लोग मुझे देखकर हैरान थे। वजह थी मेरा बदला हुआ रूप। यहाँ भी कुछ ऐसा था जिसको देखकर भी मैं हैरान थी। और कोई आम बात नहीं थी। मैंने उन सब औरतों को एक कमरे में बैठने को कहा और बारी बारी अपने पास बुलाया। जैसे जैसे मैं उनको देखती गई वैसे वैसे हैरान होती गई। फिर जब मुझे उस कमरे से निकाला गया तो मैं बेहोश हो चुकी थी। गांव वाले भी हैरान थे और घर वाले भी। जब मुझे होश आया तो सब ने मुझसे एक ही सवाल किया और उसका जवाब जानना चाहते थे। मेरे पास जवाब था भी, पर जैसे ही मैं अपनी ज़ुबान खोलती जब तक 55 घर बर्बाद हो जाते, क्योंकि वह राज था। ये मेरा नाम शहनाज था। सब मुझे मोटी शहनाज कहते थे। हम लोग खानपुर में रहते थे। मेरी उम्र सिर्फ 13 साल थी, पर मैं 28 साल की लगती थी। वजह था मेरा भारी भरकम शरीर। खाने पीने का बहुत शौक था। मैं इकलौती बेटी थी। मेरे पापा भी खाने पीने के बहुत शौकीन थे। हम बाप बेटी मिलकर खाना बनाते और खाते। मेरी मम्मी हम दोनों को रोकती थी। पापा को भी हाई शुगर का मसला था और उनका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ था। पराठा वगैरह खाने से अपना हाथ रोक सकते थे। मम्मी कहती थी, इतनी प्यारी बेटी है, तुम रोक सकते हो, नहीं तो वो मोटी हो रही है, बदसूरत हो रही है। पापा कहते थे कि ये तो पहले की कबूल हो चुकी है, उसको क्या फ़र्क पड़ता है, उसे जीने दो, खाने दो, पीने दो, नहीं रोका करो। दरअसल हम जॉइंट फैमिली में रहते थे। मेरे पापा सबसे बड़े थे और दो छोटे चाचा थे और बीच वाले चाचू अपने बेटे आदिल के लिए मेरा रिश्ता मांगा हुआ था। और हमारे ख़ानदान में रिश्ते ख़ानदान के अंदर ही होते थे। आदिल बहुत खूबसूरत था और वक्त के साथ और भी खूबसूरत होता जा रहा था। वह पढ़ाई में भी बहुत तेज़ था और मैं भी कम नहीं थी। मैं डॉक्टर बनना चाहती थी। मेरे पापा मुझे डॉक्टर बनाने का सपना देख रहे थे, क्योंकि उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। मेरे दोनों चाचाओं के पास ज़्यादा दौलत नहीं थी। मेरे चाचा चाची बहुत ही ज़्यादा लालची थे। यही वजह थी कि उन्होंने मेरा रिश्ता मांगा था। लेकिन अब वह भी मुझे खाने पीने से नहीं रोकती थे। आदिल भी मुझसे दूर दूर रहता था और मुझे बातों बातों में कहता था कि तुमने अपना क्या हाल बना लिया है। मेरी माँ इस दुनिया से चली गई और मैं उनके बगैर बिल्कुल अकेली हो गई। अब तो मेरा वज़न 150 किलो तक पहुंच गया था। मुझे सिर्फ खाना खाकर ही सुकून मिलता था। मेरे पापा भी बीमार रहते थे। जब मैं 17 साल की हुई तो मेरे पापा ने सबको कहा कि उसका मेडिकल कॉलेज में दाखिला करवा देते हैं। आप लोगों की मर्जी हो तो निकाह की रस्म पूरी कर लेते हैं। जैसे ही दोनों बच्चों की पढ़ाई हुई तो विदाई कर देंगे। आदिल ने साफ मना कर दिया और कहा कि मैं ऐसी लड़की से कभी शादी नहीं करूँगा। उसकी शक्ल देखी है? मेरी पत्नी कम मेरी माँ भी नहीं बल्कि मेरी दादी लगती है। मेरा दिल बुरी तरह से टूट गया। मेरे पापा को भी बहुत गुस्सा आया। चाचू ने रिश्ता तोड़ दिया और कहा कि हम ये शादी नहीं कर सकते। मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए मुझे शहर जाना था। पापा ने कहा कि मैं अकेली नहीं जा सकती, इसलिए वह भी मेरे साथ चलेंगे। मैं आदिल को बहुत पसंद करती थी, इसलिए मुझे ये सब बहुत बुरा लगा। मैंने अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया और डॉक्टर बन गई। लेकिन पापा इस दुनिया से चले गए। मैंने अपना वज़न थोड़ा बहुत कम किया था, लेकिन इतना कम नहीं कर पाई थी। फिर मुझे एक डॉक्टर मिली जिसने मुझे बताया कि एक छोटे से ऑपरेशन से मेरा वज़न कम हो सकता है। उसने मुझे एक अनोखी चीज़ के बारे में बताया जो आजकल बाहर के मुल्क में इस्तेमाल हो रही थी। मैं भी उसको आजमाना चाहती थी। इसमें थोड़ा बहुत खतरा था, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। हमारी सीनियर डॉक्टर थी जिसके साथ मैंने अपनी डॉक्टर की ट्रेनिंग कर ली थी। मैंने उनको कहा कि आप मेरे साथ ये ऑपरेशन कर दें और उन्होंने मेरा इलाज कर दिया। वक्त के साथ मेरा वज़न तेज़ी से कम होने लगा। मेरे पापा हमेशा से कहते थे कि तुम डॉक्टर बन के वापस गांव चली आना, ताकि सबको पता चले कि जियाउद्दीन की बेटी डॉक्टर बन गई है। मैंने पापा से वादा किया था कि मैं वापस चली जाऊंगी, लेकिन मेरा जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था।
क्योंकि मैं अब वहाँ नहीं जाना चाहती थी, ना ही वहाँ मेरे पापा थे और ना ही मेरी माँ थी। इस तरह 1 साल गुज़र गया। मैंने अपने चाचू को फ़ोन किया तो उन्होंने कहा, बेटा वापस आ जाओ, वहाँ पर अकेली क्या करोगी? वे बहुत अच्छे तरीके से बोल रहे थे, अपने जैसे भी होते हैं तो अपने ही होते हैं। मेरा भी वापस जाने का दिल करने लगा और मैंने कहा कि मैं सोच कर बताऊँगी। अभी-अभी मेरे दिल में पुरानी यादें थीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता कि उन्होंने जो किया वह बिल्कुल ठीक किया। मैंने अपना जो हाल कर लिया था, मेरे साथ कोई भी शादी करने के लिए तैयार नहीं होता। और आदिल तो फिर भी एक खूबसूरत इंसान था। चाचू शायद फ़ोन बंद करना भूल चुके थे। पीछे मेरी चाची की आवाज़ें आने लगी। वह कह रही थी कि उसे 150 किलो की बोरी को क्यों बुला रहे हो? उसका खाना पीना कौन पूरा करेगा? चाचू का कहना था कि ऐसे नहीं कहते, वह हमारे खानदान की बेटी है, वहाँ पर अकेली रहेगी। कल कला को कुछ हो गया तो फिर बदनामी किसकी होगी? मुझे उनकी बात पर बहुत अफसोस हुआ, लेकिन मैंने वापस जाने का इरादा कर लिया था। मैं वापस आई तो मुझे चाचू ने कहा था कि तुमको स्टेशन लेने के लिए आऊँगा। मैंने कहा मैं खुद ही घर आ जाऊँगी। वापस आकर पुरानी यादें मुझे घेर लिया। काफ़ी अजीब लग रहा था, पर पापा से वादा किया था कि सारी ज़िंदगी अकेली नहीं रहूँगी, अपनों में चली जाऊँगी, इसलिए वापस आ गई। लेकिन अभी भी अफ़सोस हो रहा था। जब घर में आई तो सामने मेरे दोनों चाचा भी बैठे थे और मेरी तरफ देखा। उन्होंने कहा कि हाँ जी, किससे मिलना है? मुझे देखकर ऐसे ही बोल रहे थे जैसे घर में कोई अचानक आ जाता है। मैंने कहा कि जी चाचा, ये मैं हूँ शहनाज। उन्होंने कहा कि कौन हो? वह हैरान थे। मैंने कहा मैं शहनाज हूँ, आज मैंने आना था, आपको बताया तो था। वह तो मुझे देखकर हैरान रह गए कि तुम हो, क्योंकि अब मैं 150 किलो की नहीं बल्कि अब सिर्फ 60 किलो की थी। इस इलाज से मुझ पर बहुत असर हुआ था, इतना कि मैं बिल्कुल नॉर्मल हो गई थी। मुझे इस उम्र में होना चाहिए था। उन्होंने कहा तुम तो बहुत खूबसूरत हो गई हो। इस इलाज में मुझे 1 साल लग गया था, लेकिन नतीजा सबके सामने था। वह लोग तो यकीन ही नहीं कर रहे थे, क्योंकि मेरे नैन नक्श भी अब तो बदल गए थे। लेकिन फिर सब ने मेरा खुशी खुशी इस्तकबाल किया और मुझे मेरा कमरा भी दिखा दिया। वापस आकर अच्छा लग रहा था, लेकिन कदम कदम पर मेरे अम्मी अब्बू की याद भी आ रही थी। मैं यहीं पर रहने लगी और मैंने चाचू से कहा कि मैं अस्पताल में नौकरी करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा जैसे तुम्हारी मर्जी, वैसे भी अस्पताल में कोई अच्छी डॉक्टर नहीं है। वह लोग मुझे देखकर हैरान थे। लड़की तो बिल्कुल बदल गई है और डॉक्टर बनकर आई है। इस खानदान की पहली लड़की है जो डॉक्टर बनी है। मुझे भी एहसास अच्छा लग रहा था, क्योंकि उन्होंने मुझे यहाँ से भी जलील करके निकाला था। आदिल ने अभी तक मुझे नहीं दिखा था। सुबह सुबह मैं घर से निकली तो मेरा उससे सामना हो गया। वह भी मुझे देखकर हैरान रह गया था। मैंने बस उसको सलाम किया। उसने हाल चाल पूछा। मैं वहाँ से चली गई। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो मुझे बहुत गौर से देख रहा था, जैसे उसे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था। जब मैं अस्पताल पहुंची तो अस्पताल वालों ने कहा आपको काम पे रख लेंगे, लेकिन उसका थोड़ा बहुत प्रोसीजर है जिसे आपको अमल करना होगा। मैंने कहा ठीक है, पर मुझे नौकरी मिल गई थी, मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। जब मेरे पापा जिंदा थे तो हमारा अलग से हिस्सा था। मैंने कहा कि मैं वहीं पर रहूंगी। सुबह सुबह मैंने देखा कि मेरी चाची की नौकरानी रो रही थी और चाची से कोई बात कर रही थी। मैं भी पास जाकर बैठ गई। उसने कहा मेरे यहाँ बच्चे नहीं हो रहे हैं, लेकिन मुझे एक जगह के बारे में पता चला है और जब वहाँ पर ज़रूर जाऊँगी। जब उसने उस जगह के बारे में बताया तो मैं हैरान रह गई। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी चाची ने कहा कि तुम शहर से आई हो और डॉक्टर हो, ऐसी बातों पर यकीन नहीं करती होगी, लेकिन ऐसा होता है और यहाँ पर हुआ है। उसने उनको कहा कि तुम ज़रूर जाओ, लेकिन जो बात वह कह रही थी काफ़ी अजीब थी। उस नौकरानी का नाम शबनम था और वो देखने में बिल्कुल नौकरानी नहीं लगती थी। मैं काफ़ी हैरान हो गई थी और मेरे दिल में ये सब बैठ गया था, इसलिए मैंने सोचा कि उससे पूछ लूँगी कि क्या करना चाहती है और जो ये कह रही है क्या वाकई ऐसा होता है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर मेडिकल साइंस तो बहुत पीछे रह गई थी। उसने कहा था कि कल मैं वहीं पर जाऊंगी
और मैंने उससे पूछना चाहती थी कि वह गई या नहीं, लेकिन जब मैंने उससे बात करने की कोशिश की तो वह थोड़ी हैरान हो रही थी कि मैंने उससे ये बात क्यों कर रही हूँ और वह मुझे इस तरह की बातें क्यों बताए। फिर मैंने उससे कहा कि देखो, मैं भी किसी की मदद करना चाहती हूँ, किसी को जानती हूँ जिसके साथ यही वाला मसला है। तब कहीं जाकर उसने मुझे कहा कि मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि जिसके साथ ये मसला होता है उनके लिए मेरा बड़ा दिल दुखता है। ये समाज उनको ज़िंदा नहीं रहने देता, उनको छोड़ता नहीं। दरअसल मसला उसका ये था, वह अभी तक माँ नहीं बन सकी थी और जल्द से जल्द माँ बनना चाहती थी। मैंने उससे पूछा कि उसकी शादी को कितना साल हुआ है, तो उसने कहा कि अभी तो 1 साल भी नहीं हुआ है। मैंने कहा कि तुमको इतनी जल्दी क्या है? आजकल तो लोगों का एक बच्चा पैदा हो जाता था, लेकिन उसके बाद कोई ना कोई मामला बन जाता था। वह 3-4 साल तक भी दोबारा बच्चे को पैदा नहीं कर पाते, क्योंकि 1 डेढ़ साल तक तो इस तरह का मतलब बन जाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। उसने कहा कि आप नहीं समझेंगी, हम गरीब लोग हैं और मेरे शौहर को अपने ख़ानदान की तरह से हिस्सा मिलने वाला है, लेकिन वह हिस्सा उसको नहीं बल्कि उसकी औलाद को मिलेगा। अगर मैंने 1 साल के अंदर औलाद पैदा नहीं की तो वह हिस्सा भी हमें नहीं मिलेगा। मैं सारी ज़िंदगी लोगों के घर के काम करती रह जाऊंगी, वह बेचारा मजदूरी करते रह जाएगा। अगर हमें हिस्सा मिल गया तो हम कोई छोटा मोटा कारोबार कर लेंगे। इस बच्चे के साथ न सिर्फ मेरा भविष्य संभल जाएगा, बल्कि मेरी इज्जत भी समाज में होने लगेगी। बल्कि अब तो हम लोगों की रोजी रोटी भी उजड़ हुई है, इसलिए हम लोग परेशान हैं। मैंने उसकी बड़ी डिटेल से पूछताछ किया था। उसने कहा कि यहाँ मसूरी में एक गुफ़ा है और वह बहुत तंग गुफ़ा है। वहाँ पर एक वक्त में एक इंसान गुजर सकता है। अगर दूसरी तरफ से दूसरा इंसान आ रहा हो तो उसको वापस जाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ से गुजर नहीं सकता। उस गुफ़ा के अंदर एक दरवाज़ा है जहाँ पर पहले तो लोगों की राय थी कि यहाँ कोई नहीं रहता होगा, कोई भी वहाँ नहीं आता था, क्योंकि फिर पता चला कि उस घर में कोई ना कोई रहता है। उस जगह से कुछ लोग तो डरते थे कि शायद वहाँ पर जिन व भूतों का भी साया हो सकता है। अभी भी कुछ लोग कहते हैं कि जो वहाँ पर रहता है वह इंसान नहीं है, क्योंकि वह काम ही ऐसे करता है। मैंने कहा कि क्या काम करता है? उसने कहा कि उस गुफा के अंदर जो घर है वहाँ से जो भी औरत आटा लेकर आती है वह प्रेग्नेंट हो जाती है। उसने उसी आटे से रोटियां पकाकर खानी होती है, फिर वह प्रेग्नेंट हो जाती है और उसकी औलाद हो जाती है, चाहे वह जितनी भी सालों से बेऔलाद हो। उस पर अल्लाह का करम होता है। शायद आटे के अंदर कोई चीज़ मिला होता है या उस आटे में कोई दुआ है। मैंने कहा, आटे में कोई दुआ है, इससे क्या मतलब है? उसने कहा कि कुछ चीज़ों में पीरों फकीरों की दुआएं होती हैं। जब उसको इस्तेमाल करते हो तो आपकी दिल की मुराद मिल जाती है। ये सारी बातें ही बिल्कुल बेवकूफ़ी लगती थी, लेकिन इसमें उसका कोई कसूर नहीं था, क्योंकि शायद उसकी परवरिश ही ऐसी की गई थी और उसके आसपास के लोग भी उन चीज़ों पर भरोसा और यकीन करते थे। उसने कहा कि मैं वहाँ से आटा लेकर आई हूँ और अभी मुझे कुछ दिन तक वही आटा खाना है, उसके बाद मैं भी प्रेग्नेंट हो जाऊँगी। मैंने पूछा, क्या जो भी औरत वहाँ पर गई हैं उसको उम्मीद मिली है और क्या उसको नुकसान नहीं हुआ है? मैं उस बात पर हैरान थी कि ऐसा भी क्या था उस आटे के बारे में। मैंने उससे पूछा कि क्या तुमने वह आटा खाया है? तो उसने कहा कि एक दफ़ा खाया है, मैंने आज दोबारा जाना है। वह एक वक्त में उतना ही आटा देते हैं जो गूंद कर 2 रोटियां ही बनाई जा सकती है। मैंने कहा कि क्या तुम्हें उस आटे में कुछ अजीब सा नहीं लगता? हो सकता है उसमें अंदर कोई चीज़ मिलाई गई हो। तो उसने कहा कि अजीब तो कुछ भी नहीं लगता, नॉर्मल आटा ही लगता है, खाने में कोई फ़र्क महसूस नहीं होता और ना ही पकाने में। कहा कि क्या तुम मुझे वह आटा लाकर दे सकती हो? उसने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं आपको आटा लाकर नहीं दे सकती। उसने कहा, ज़्यादा दिन अब प्रेग्नेंट होने में नहीं लगेंगे। मैंने कहा, जब प्रेग्नेंट हो जाओगी तो मुझे ज़रूर बताना। मुझे देखना था कि ऐसा क्या होता है या नहीं। वह 7-8 महीने से माँ नहीं बन पाई थी, जबकि वह कोशिश कर रही थी। तो अगर 7-8 महीने से ऐसा नहीं हुआ था तो अचानक से भी कैसे हो सकता था?
इसलिए मैं भी इंतज़ार करने लगी। अब मैंने उससे दोबारा सवाल करने की कोशिश की तो उसने मना कर दिया। उसने कहा कि आप मुझसे कोई सवाल ना करें। मैंने उससे कहा कि तुम मुझे बस इतना बता दो कि तुम्हें फ़ायदा हुआ या नहीं। उसने कहा कि मैं आपको ये भी नहीं बताऊंगी। मैं हैरान थी कि ये बताने में भला क्या मसला हो सकता था। मैंने उस औरत के साथ क्या बुरा कर देना था। ये बात मेरी चाची तक पहुंच गई। नौकरानी ने मेरी चाची को कहा कि आपकी भतीजी मुझसे उल्टे सीधे सवाल करती है। चाची ने कहा कि बेटा तुम क्या चाहती हो। मैंने उनको कहा कि ये जो कुछ भी कह रही है वह मुमकिन नहीं है। मैं पता लगाना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि इस तरह की बातों को छोड़ दो। देखो तुम्हारा इन सारी चीज़ों से क्या काम है। तुम्हारी शादी अभी तक नहीं हुई है, कुछ और ही लोग समझेंगे। मैंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बस इस बात की तह तक पहुंचना चाहती हूँ क्योंकि मुझे पता है जो ये कह रही है ऐसा नहीं हो सकता। मेरी चाची ने मुझे कहा वह तो तुम्हें ये बात बताएगी ही नहीं, लेकिन मैं तुम्हें ये बात बताती हूँ, वह सचमुच माँ बनने वाली है। अब तुम इस बात को यहीं दबा दो, लेकिन वाकई माँ बनने वाली है और इसमें कोई शक नहीं है। उसने मुझे खुद बताया और सिर्फ यही नहीं, उसके अलावा 5 से 55 औरतों के साथ यही सब कुछ हुआ है। वह तंग गुफा से औरतें आटा लाती हैं और उम्मीद से हो गई हैं, और उसमें से ज़्यादातर औरतें गांव की हैं और अंदर शहर की भी हैं। मैं हैरान रह गई। मैंने ऐसा ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मेरी चाची ने कहा कि तुम भी यहीं हो और वह औरत भी यहीं रहेगी, खुद ही देख लेना। दिन इसी तरह गुजरने लगे और ये देखकर मैं वाकई हैरान होने लगी। उस औरत का पेट बढ़ रहा था और इसी तरह बढ़ रहा था कि जैसे किसी प्रेग्नेंट औरत का पेट बढ़ता है। अब तो देखकर कोई भी ये यही कह सकता था कि वे माँ बनने वाली है, और मैं भी यही कहने पर मजबूर थी। लेकिन मैं हैरान थी, ऐसा कैसे हो सकता है। काश मैं बात मुझे बता सकती थी, लेकिन उसने मुझे ये बात नहीं बताई। दिन गुजरने लगे। अब प्रेगनेंसी के दिन करीब करीब आने लगी। शायद उसका 7वां महीना चल रहा था, लेकिन वह बहुत ज़्यादा परेशान लग रही थी और बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी। उसके बाद उसने अचानक से काम छोड़ दिया। वजह उसने ये बताया कि मेरा बच्चा होने वाला है, इसलिए मैं काम छोड़ रही हूँ। उन दिनों मेरी नाइट ड्यूटी लगाई गई थी और मैं अस्पताल में ही काम करती थी। मेरी नाइट ड्यूटी गायनी वार्ड में लगी हुई थी। जब एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मैं हैरान रही क्योंकि 24 घंटे का वक्त था और मेरी नाइट ड्यूटी थी। एक नर्स ने अचानक से बताया कि किसी औरत को लेकर आए हैं, उसकी हालत बहुत ख़राब है। मैंने कहा ठीक है, मैं केस लेने के लिए तैयार हूँ। सब कह रहे थे कि औरत मर जाएगी और आपके ऊपर दाग लग जाएंगे, क्योंकि जब किसी डॉक्टर के हाथों में कोई औरत मर जाती है तो फिर लोग उसके पास ज़्यादा नहीं आते। मैंने कहा कि मैं उसे बचाने की पूरी कोशिश करूँगी, और अगर उसकी मौत लिखी है तो मैं क्या कर सकती हूँ। पर अस्पताल वालों ने कहा था कि आप बहुत अच्छी हैं, आपका दिल बड़ा साफ़ है, आप इस तरह नहीं करें, वह लोग उसे कहीं और ले जाएं। लेकिन ये मुझे पता चला कि वह पहले ही 3-4 जगह से ठुकराई जा चुकी है। तो फिर मैंने कहा कि मैं यहाँ पर अपनी इमेज का ख्याल ना करूँ या किसी जान बचाने के बारे में सोचूं। जो होना है हो जाएगा। अपना इमेज बचाने के लिए मरीज को एक तरफ ना रख दूं। मैंने कहा कि ये केस लेने को तैयार हूँ, कोई भी मसला नहीं है। मैंने कहा कि ऑपरेशन थिएटर तैयार करो। मैंने उस औरत को देखा तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि और कोई नहीं बल्कि शबनम थी। शायद उसका वक्त आ गया था, लेकिन वह बहुत ज़्यादा परेशान थी। उसने मुझे देखा तो जैसे उसे तसल्ली हो गई। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। मैंने कहा तुम्हें भी बचा लूँगी और तुम्हारे बच्चे को भी, तुम फिक्र ना करो। उसने कहा कि नहीं, मेरे बच्चे को नहीं, बस मुझे बचा लो। ये सुनकर ही मैं हैरान थी कि ये पहली औरत है जो ये कह रही थी कि मेरे बच्चे को नहीं, मुझे बचाओ। जबकि इस तरह के मामले में माँ हमेशा यही कहती है कि मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए, चाहे मेरी जान चली जाए। लेकिन ये भी एक इंसान थी और जो भी सोच रही थी ये बाद की बात थी। मैंने कहा तुम्हारा ऑपरेशन करेंगे और सब ठीक हो जाएगा। इस तरह के ऑपरेशन तो मैं दिन में 2-3 कर लिया करती थी। औरत इस तरह की बातों से बहुत ज़्यादा
डर जाया करती हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है, सब ठीक हो जाता है। मुझे पता था क्या करना है और मुझे ये भी पता था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस तरह के केस में रोज़ देखती थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि आज मुझे मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि मुझे कुछ ऐसा महसूस होने लगा था जो कि मामूली नहीं था। मैं थोड़ी परेशान सी हो गई, कुछ समझ नहीं पा रही थी। मेरे साथ जो डॉक्टर थी वह भी हैरान हुई और जब हमने उस औरत का अल्ट्रासाउंड किया तो हमारे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। उसको देखकर कोई आम इंसान तो क्या, कोई डॉक्टर भी यही कहता कि शायद वह 9 महीने की प्रेग्नेंट औरत है। लेकिन उसके पेट में कोई बच्चा नहीं था। उसके पेट में कोई ऐसी चीज़ ज़रूर थी जिसकी वजह से वह प्रेग्नेंट दिखाई दे रही थी और उसकी वजह से उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। हमने उसका ऑपरेशन किया और उसकी जान बचा ली, लेकिन कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ था। उसका शौहर भी उसे छोड़कर जा चुका था, क्योंकि उसने हरकतें ही ऐसी इसी तरह की थी। उसकी तबीयत तो ठीक हो गई थी, ये बात अस्पताल से बाहर ना निकले उसकी हमने पूरी कोशिश की और मैं अपने घर आ गई। मैंने चाची को बताया। उन्होंने कहा कि क्या बेटा यह पैदा हुआ है या बेटी? तो मैंने कहा, उनको ऐसी बात बताई कि उनके कदमों तले से ज़मीन निकल गई थी। उस औरत के पेट में कोई भी बच्चा नहीं था, बल्कि हवा का एक गुब्बार था जिसको उसकी बच्चेदानी में रखा गया था। मेरा वज़न अचानक से कम कैसे हुआ था? मैं बहुत ज़्यादा मोटी हो गई थी, मेरा वज़न कम नहीं हो रहा था। इसलिए मैं जब शहर गई तो वहाँ पर मुझे एक डॉक्टर ने बताया कि वज़न कम करने के लिए एक तरीके का इलाज इस दुनिया में आ चुका है, जो बाहर के मुल्क में बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहा है। सब उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। तुम भी अपने साथ वही इलाज क्यों नहीं करवा लेती? और मैंने अपने साथ ही वो सब कुछ करवाया था। इस तरीके का इलाज में जो इंसान बहुत ज़्यादा मोटा होता है, उसके बच्चेदानी के अंदर एक गुब्बार बैग को सेट कर देते हैं और वह जो खाना खाती है वह खुराक उसके अंदर ही जाते हैं। उसको ऐसा लगता है उसने थोड़ी सी खुराक खाई है, लेकिन उसका पेट भर गया, क्योंकि एक बार उसके बच्चेदानी से छोटा होता है। वह थोड़ा सा खाना खाते ही उसे लगता है कि उसने पेट भर खाना खा लिया है और वह ज़्यादा खाना नहीं खाता और 1 साल तक उस गुब्बारे को अंदर रखना होता है। 1 साल का कोर्स होता है, उसके बाद आपका वज़न कम हो जाता है और उस गुब्बार को निकाल दिया जाता है और उसके साथ ही आपको कम खाने की आदत पड़ जाती है। मैंने इस तरह का अपना इलाज करवाया था, जिसकी वजह से मेरा वज़न कम हो गया था और मैं बहुत ज़्यादा पतली हो गई थी, क्योंकि मैंने उसको निकलवाने के बाद भी अपने ऊपर काफ़ी कंट्रोल किया था। मेरा तो ये मामला था, लेकिन यहाँ पर जो गुब्बार बच्चेदानी में रखा जा रहा था, वह एक पागल रिटायर्ड डॉक्टर औरतों की बच्चेदानी में रख रहा था और उससे बहुत सारे पैसे ले रहा था। उनको यही कहता था कि उनको प्रेगनेंसी ठहर गया है। जब हमने उस औरत का ऑपरेशन किया था, उसके पेट में 7 महीने गुब्बार को फिट किए हुए हो गए थे और इतना नाजुक केस था कि अगर वह उसके अंदर ही फट जाता तो उसके पूरे जिस्म में जहर फैल जाना था। उसको हमने बचा लिया, लेकिन बाद में जब उस जगह पर पुलिस को भेजा गया और पता करवाया गया कि सब कुछ क्या हो रहा था, तो ये पता चला कि वह आदमी औरतों से लाखों रुपए ले रहा था। औरतें प्रेग्नेंट होने के लिए अपना सोना, जेवर सब कुछ दे रही थी। अपनी सारी जमा पूंजी उसके कदमों पर लुटा रही थी और आटे का तो सिर्फ नाम बना हुआ था। आटे वाली बात तो सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा था, उसका इस सब से कोई लेना देना नहीं था। बल्कि वह आटे में ऐसी दवाई मिला देता कि उससे औरतों को दर्द नहीं होता था और बार बार उल्टी आती थी। वो बेवकूफ़ औरतें ये समझती थी कि उल्टी आ रही है क्योंकि हम माँ बनने वाले हैं। जब जांचबीन हुई तो पता चला कि ये 55 औरतों वाली बात भी झूठी थी। ऐसा उसने 55 औरतों के साथ नहीं किया था, बल्कि 10 औरतों के साथ किया था, जिसमें से 3 औरतें अपनी जान से हाथ धो चुकी थी और 2 औरतों ने उसके ऊपर केस भी कर दिया था। जब इस आदमी की शक्ल देखी तो मैं हैरान रह गई। वह तो एक बूढ़ा आदमी था जो अपनी
ज़िंदगी के 30 साल एक अस्पताल में बिता चुका था, लेकिन उसके बाद उसने ये काम किया, वह भी सिर्फ पैसों के लिए। मैं भी हैरान थी और मेरी चाची भी। इस दुनिया में क्या कुछ नहीं होता। लोग पैसे कमाने के लिए तो लोगों के जिस्म तक बेच देते हैं, खून भी चुरा लेते हैं। तो फिर यहाँ पर तो यही सब कुछ हो रहा था। खुशी की बात ये थी कि वह आदमी पकड़ा गया, उसका राज खुल गया और अब कोई उसके हाथों बेवकूफ़ नहीं बनेगा। लेकिन अभी भी हैरान हूँ कि ये सब कुछ कैसे कर रहा था। उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि जब हम लोग डॉक्टर बनते हैं और बड़े बड़े शहरों के अस्पतालों में काम करने की ख्वाहिशमंद हो जाते हैं, यही तो हम कितना गलत करते हैं। दरअसल ऐसे शहरों और ऐसे अस्पतालों में हमारी ज़रूरत है जहाँ पर लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते और इस तरह के लोगों के गलत बहकावे में आ जाते हैं। मैंने सोच लिया कि मैं जब ज़िंदा हूँ, मैं इसी शहर में, इसी गांव में लोगों की सेवा करूँगी। सिर्फ मरीज को चेक करके उसे दवाई नहीं दूंगी, बल्कि उसकी अंधविश्वास आँखों से बंधी पट्टी को भी हटा दूंगी और उन्हें समझाऊंगी और बताऊंगी ये हमारे मामलात किस तरह के होते हैं, इस दुनिया में क्या हो रहा है, किसी को अकल आए और अगली नस्लें उस बेवकूफ़ी और जहालत की दलदल से निकल आए। इस बात को अब 2 साल हो गए हैं और अब इस तरह की कोई और बात नहीं हो। तो कैसी लगी दोस्तों ये मेरी इमोशनल कहानी, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।